गुड मॉर्निंग। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब पहला क्वेश्चन ये है कि विसर्ग होता क्या है। तो विसर्ग आपने जब वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ाया था तो वहाँ हमने बताया कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग होता है आहा। ठीक है, इसका सिंबल या चिन्ह क्या होता है, ये इसका चिन्ह होता है। तो ऐसी संधि जहाँ पर ये लगे हों वहाँ के क्या नियम हैं, कैसे उनको बनाए जाते हैं, वो सब हम इस विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। हम छोटा सा रिकॉल करते हैं कि संधि कैसे होता है। तो संधि में क्या होता है, कोई एक यहाँ होता है वर्ण, कोई एक यहाँ होता है। ठीक है, इनको मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। अब इन दोनों प्लेस पर क्या हो सकता है भाई, स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये किसका कॉम्बिनेशन हो, स्वर प्लस स्वर का हो। ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन का हो, या फिर व्यंजन प्लस स्वर का हो, या फिर लास्ट आपका व्यंजन प्लस व्यंजन का हो। तो इसी तरह ये हमारी संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि में क्या होगा कि विसर्ग संधि में कुछ होगा, यहाँ विसर्ग होगा और इसका किसी से मेल होगा। इसके बाद जो बनेगा उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर किसका रोल होगा, ये विसर्ग आपका, विसर्ग का चिन्ह जो है वो लगा हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं कि इसके कितने नियम हैं। अभी तक आपने स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग व्यंजन संधि आपने पढ़ लिया है, और ये संधि का लास्ट प्रकार है वो है विसर्ग संधि। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसमें क्या कितने नियम हैं उसके बारे में। तो विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है। ठीक है, विसर्ग संधि का पहला नियम क्या है, यहाँ डालिए पहला। विसर्ग के नियम को हमने एक तरीके से डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है वो देखिए। हमने किया है पहला विसर्ग का घोष का नियम। विसर्ग का घोष का नियम। अब देखिए इसमें क्या आता है, पहले अब यहाँ रिकॉल करिए कि घोष क्या होता है। हमने बताया था घोष और अघोष दो चीज़ें होती हैं। तो घोष के बारे में हमने पूरी डिटेल्स बताई थी, बट अभी हमें जितना यहाँ यूज़ करना है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका नाम घोष क्यों पड़ा है, इसमें हम सारे घोष वर्ण को नहीं लेंगे, लेकिन घोष क्यों पड़ा है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ये चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप एक टॉपिक रखिए, इसमें आप पहला डालिए कि विसर्ग का पहला नियम। ठीक है, विसर्ग का पहला नियम। पहला नियम कहता क्या है, अब देखिए पहला नियम क्या कहता है कि कोई विसर्ग हो, क्या हो, कोई विसर्ग हो, कोई विसर्ग हो, उसके पहले ई, छोटी ई या ऊ आए। ठीक है, छोटा ऊ आए, और उसके बाद मतलब ये विसर्ग के बाद आपका क्या है, घोष। घोष क्या होता है, पहले और दूसरे होते हैं। हर इसके पहले दूसरे क ख च छ ट ठ त थ प फ ये होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जब क ख हो, ठीक है, ट ठ हो, प फ हो, तब आपका ये जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, श में। ठीक है, यही आपका पहला नियम है। ध्यान से याद रखिएगा कि यही आपका पहला नियम है। अच्छे से समझिए क्या होगा, विसर्ग के पहले छोटा ई, छोटा ऊ होगा, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, इनमें से कोई भी हो तो आपका ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा श में। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अब आप एग्जाम्पल्स देखिए और उसमें आप कर लेंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए, नि धन कपट। अब देखिए क्या है, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है। बनाइए इसको, क्या होगा, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद क्या है, क है। तो रूल आपका फॉलो किया, देखिए रूल आपका फॉलो किया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, विसर्ग की जगह श, लेकिन आधा श रहेगा, याद रखिएगा, निश
कपट हो जाएगा, बाकी को हम एज इट इज उतार देंगे। ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि के पहले नियम के अकॉर्डिंग इसका संधि। ठीक है, अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल और खुद बनाइए। हम लिख दे रहे हैं, आप खुद पहले सोचिए फिर हम बताते हैं। दुह धन कर, बताइए क्या होगा। तीसरा देखिए चतुह धन पाद। चौथा बताइए निह धन पाप। पांचवा देखिए दुह धन कर्म। देखिए इसका क्या होगा, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। दुह धन कर, देखिए रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, छोटा ऊ, ठीक है, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद क, तो रूल फॉलो किया, तो ये क्या हो जाएगा दुष कर। इसी तरीके से देखिए चतु, ऊ विसर्ग और पा, तो ये हो जाएगा चतुष पाद। ठीक है, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है, तो ये होगा निष पाप, ये हो जाएगा दुष कर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर आपको अभी और एग्जांपल्स देखना है तो देखिए क्या हो जाएगा निह धन ठुर। अब लगाइए, आप नियम से लगाइए, मतलब रूल को देखिएगा फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, धनु धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। अगला देखिए निह धन प्राण। इसके बाद हो जाएगा निह धन, ये नी है, निह धन कंटक। अब देखिए कि क्या ये जो हमारा पहला रूल हमने बताया वो फॉलो हो रहा है या नहीं। तो पहले रूल में देखिए निह विसर्ग है, छोटी ई है और क्या है ठ है, टठा, तो ये फॉलो कर रहा है, ये हो जाएगा निष्ठुर। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा धनुष टंकार। बाकी के आपको जो आगे और पीछे के वर्ण है वो एज इट इज आपको लिख देने हैं। ये हो जाएगा निश प्राण, ये हो जाएगा निश कंटक। ठीक है, तो यही आपका पहला नियम है। याद करना बहुत आसान है, कैसे अभी हम बताएंगे। फिलहाल चलते हैं हम विसर्ग के दूसरे नियम पे। विसर्ग के दूसरे नियम, लेकिन कौन सा, घोष का। हमने पहले क्या बताया कि ये हम जो बता रहे हैं अभी वो विसर्ग का घोष का नियम है, जिसमें ये पहला नियम था। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग का दूसरा नियम। अब देखिए क्या होगा इसमें दूसरे नियम में। तो होता क्या है कि ये हमारा विसर्ग है। अब ये दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग हो और विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो। देखिए पहले नियम में हमने कहा, हमें क्या क्या आ गया था कि सिर्फ ई और ऊ हो, लेकिन अब कह रहे हैं कि कोई भी स्वर हो, विसर्ग हो और इसके साथ क्या हो च, छ या श। ठीक है, इनमें से कोई भी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि विसर्ग आपका बदल जाता है श में। ठीक है, विसर्ग आपका किस में बदल जाता है, श में। ये आप याद रखिए, याद करना आसान है। ठीक है, बाकी अभी हम बताते हैं आगे और भी इसकी ट्रिक याद करने की। फिलहाल इसके कुछ पहले एग्जांपल्स करिए। चलिए पहला है, अब आप इसको बनाइए, देखिएगा कि इसमें रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। निह धन चय, बताइए क्या होगा। ठीक है, निह धन छल, दुह धन चरित्र। बताइए इसमें देखिए कोई भी स्वर, तो यहाँ क्या है छोटी है, फिर विसर्ग है, फिर च है, तो क्या कहना है इनका कि जो विसर्ग है वही बदल जाएगा आधा श में, तो ये हो जाएगा निश्चय। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा निश्चल। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा दुष्चरित्र। कहाँ पर कौन सा श लगना है वो यहीं से आपको पता करना है, और वो याद करने की तरकीब अभी हम तीसरे नियम के बाद आपको बताएंगे। कुछ और एग्जांपल्स करिए, जैसे दुह धन शासन। ठीक है, निह धन चिंत, और क्या है दुह धन
चक्र। अब देखिए सब में रूल फॉलो हो रहा है, विसर्ग के बाद श, विसर्ग के बाद च, विसर्ग के बाद च, ये हो जाएगा दुःशासन, ये हो जाएगा निश्चिंत। ये निश्चिंत में क्या होगा, मात्रा इधर लग जाएगी, निश्चिंत, इसमें क्या हो जाएगा, दुष्चक्र। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 नियम। अब तीसरा देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है, तो ये हो जाएगा विसर्ग का तीसरा नियम। ठीक है, विसर्ग का तीसरा नियम ये क्या कहता है, तो तीसरे नियम के अनुसार कोई भी मतलब विसर्ग रहेगा, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, विसर्ग के बाद त, थ या श हो, तो इस स्थिति में विसर्ग आपका परिवर्तित हो जाएगा आधा श में। ठीक है, ये आपका विसर्ग का तीसरा नियम है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, तो आपको कैसे बनेगा वो समझ आ जाएगा। देखिए, निह धन तेज, अब बता दीजिए इसमें कौन सा सा लगेगा। ठीक है, दुह धन तर, निह धन तार, क्या बनेगा भाई, त है, रूल फॉलो हो रहा है, तो ये हो जाएगा निश तेज। ठीक है, दुष तर, निश तार। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, नमः धन ते, क्या हो जाएगा, नमस्ते। इसी तरीके से मनः धन ताप, क्या हो जाएगा, मनस ताप। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, निह धन संताप, बताइए क्या होगा, दुह धन साहस, निह धन संदेह। देखिए क्या हो जाएगा, बनाइए, निसंताप, निसंताप, ये हो जाएगा दुस्साहस, और इसका क्या हो जाएगा, निस्संदेह। तो अभी तक आपने विसर्ग के घोष, हम इसको घोष क्यों बोल रहे हैं उसका रीज़न समझिए। अब देखिए हम इसको याद भी करने का तरीका आपको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हम इसको घोष का नियम क्यों कह रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया, ये घोष नहीं अघोष इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पहला दूसरा होता है, अघोष में क्या होता है, ध्यान नहीं दिया हमने, पहला दूसरा होता है वर्ग का। ठीक है, ये घोष नहीं अघोष में आएगा। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है, इसको हम अघोष का नियम क्यों बोल रहे हैं, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने पहले। इसमें विसर्ग रहेगा, इसके साथ आपके अघोष में आते हैं पहले दूसरे, मतलब क ख च छ ट ठ त थ, और ये हो जाएगा प फ। ठीक है, ये हमने बताया कि ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। अब इन कॉम्बिनेशन के आगे क्या होगा, तो देखिए हमने आपको इसको याद, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, कहाँ से ये इसका उच्चारण होता है, उसके बारे में हमने एक शॉर्टकट बताया था आपको, अगर याद हो, वो था कंतो कंतो मुदाओ, कंतो मुदाओ। इसका क्या मतलब है कि पहली वाली जो लाइन होगी, जो क की लाइन होती है, वो क ये होती है, कंठ से होती है, क से। ठीक है, च वाली जो होती है वो त से होती है, तालव्य। ट की क्या होती है, मूर्धन्य होती है, और त की दंतव्य, और प वाली जो लाइन होती है वो ओष्ठ होती है। तो इसका बताने का हमें मतलब ये है कि अब यहाँ पर अगर आप उच्चारण की तरफ जाएंगे तो तीनों श का जो स्थान था, अगर आपको याद हो, तो च के साथ स्थान क्या था, च छ वाली लाइन के साथ स्थान इसका था, ट ठ के साथ इसका था, और त थ के साथ इस वाले श का था। ठीक है, ये आप जाके पीछे देखिएगा वीडियोस में। तो इसकी जो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि देखिए च छ के साथ आपको श याद रखना है, इसमें याद क्या रखना है, जो है एज इट इज़ है। ठीक है, त थ के साथ आपको ये वाला श याद रखना है, और बाकी जो बचे उसमें आपको
खटकोड़ वाला सा याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तीनों ट्रिक को याद रख पाएंगे। तो इनमें क्या होगा, ये विसर्ग आपके इन्हीं सब में बदल जाएंगे, और यही नियम भी कहता है। तो इस तरीके से आप तीन जो हमने नियम बताए अघोष के विसर्ग संधि के साथ जब अघोष के वर्ण आते हैं उनके साथ वो कैसे बदलता है उसके बारे में हमने बताया। अब हम इसमें आगे का नियम देखते हैं। अब हमारा आएगा चौथा नियम, विसर्ग का चौथा नियम। तो विसर्ग का चौथा नियम, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि विसर्ग का घोष का नियम, इसको हम बोल सकते हैं। तो लिखिए चौथा, विसर्ग का चौथा नियम, विसर्ग का चौथा नियम, ब्रैकेट में घोष भी आप लिख दीजिए। अब इसका नियम क्या कहता है उसके बारे में देखिए। तीन आपके किसके हो गए, तीन आपके अघोष के हो गए, और अब जो हम बताएंगे वो आपके होंगे घोष के नियम। बहुत आसान है। इसका पहला नियम है जो वो ये कहता है कि विसर्ग रहेगा, क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ छोटा अ हो और क्या हो, या फिर घोष वर्ण हो। क्या हो, घोष वर्ण हो। घोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवे। याद कर लीजिए, अघोष में पहला, दूसरा, घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा क्या हो, अंतः स्थः वर्ण हो। ये कौन से होते हैं, बता देते हैं कौन से होते हैं। और इसके बाद एक ह हो। ये चार आपकी चीज़ें हों। काफ़ी चीज़ें आ गई इसमें। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल लिख देते हैं पहले। यहाँ पे छोटा अ तो हो ही गया। घोष में आपके कौन से हो जाएंगे, ये लास्ट के तीन तीन आ जाएंगे। चाहे तो लिख लीजिए, जैसे ग, घ, अंग, ठीक है, ज, झ, इय, फिर ड, ढ, अड़, द, ध, न, और ब, भ, म। ये हो गया आपके घोष। और अंतःस्थ में क्या आ जाएंगे आपके, य, र, ल, व, और एक लास्ट बचा ह। मतलब कि विसर्ग के साथ आपके ये इतने अगर होंगे आपके, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आपका जो विसर्ग है वो बदल जाएगा ओ में। क्या हो जाएगा, विसर्ग आपका बदल जाएगा ओ में। ठीक है, और यही आपका नियम है। इसके आगे आपका स्वर अ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका नियम है विसर्ग का चौथा नियम। घोष क्यों बोला जा रहा है, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखिए, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए पहला एग्जांपल है अधः धन गति। अधः धन गति, देखिए क्या है, विसर्ग है, इसके बाद ग है, क ख ग तीसरा है, तो क्या हो जाएगा, अधो गति। सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से अब आप बनाइए ये क्वेश्चन। इसमें के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ओ की मात्रा है वो आपने जब पढ़ा था तो गुण संधि में भी आता था, इसलिए। लेकिन उन दोनों में अंतर है, क्या है वो भी अभी हम लास्ट में बता देंगे। मनः धन रथ, बताइए क्या होगा, यशः धन दा। ठीक है, मनः धन बल, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, पयः धन द। देखिए क्या होगा, मनः धन रथ, क्या है, र है, य र ल आ गया, तो ये हो जाएगा मनोरथ। यशः धन दा, क्या हो जाएगा, यशोदा। आपका जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। बहुत आसान है, पयो द। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तेजः धनमय। बताइए क्या होगा जल्दी से, तेजः धन मय, तेजो मय। आसान है, चौथा नियम आपका। ठीक है, इसी तरीके से मनः धन विज्ञान, क्या हो जाएगा, मनो विज्ञान। ठीक है, और अधः धन पतन, बनाइए क्या होगा, मनः धन नयन। बता सकते हैं अब आप देख के ही, तो ये हो जाएगा अधो पतन, मनो नयन। ठीक है, तो यही आपका नियम है विसर्ग का चौथा नियम। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपकी ध्यान देने वाली बात है, या इसे आप बोल सकते हैं कि चौथे नियम का एक और थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है।
ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं करेक्शन लिख दीजिए या नोट लिख दीजिए। क्या कहता है नोट? कि सेम नियम के साथ जो आपने पहले बताया उसी नियम में, ठीक है, उसी नियम में विसर्ग के, मतलब इनका नियम ये कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा सा ये कि पुनः हो या फिर क्या हो, अंत हो, पुनः हो या फिर अंत हो, और इधर क्या हो, वही सारी चीज़ें, छोटा अ, घोष वर्ण, ठीक है, और अंतःस्थ वर्ण, और लास्ट में ह, ये सारी चीज़ें हों, तब क्या होगा? तो याद रखिए जब पुनः और अंत हो तो ये जो आपका विसर्ग है ये आधा र में बदल जाता है। ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक अपवाद कह लीजिए, नोट कह लीजिए, ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर ऐसा आपको अंतः या पुनः दिखा और उसके साथ विसर्ग हो, अघोष हो, तो आप सिंपली इसको कैसे कर देंगे वो देख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे आपका हो पुनः धन मुद्रण, तो क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण, ठीक है। इसी तरीके से क्या इसका बनाइए, जैसे अंतः धन धान, तो क्या हो जाएगा? अंतर्धान, ठीक है। इसी तरीके से एक बनाइए आप, हमने लिखा पुनः धन जन्म, क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म, ठीक है। तो ये आपका चौथे नियम में एक अपवाद कह लीजिए, ठीक है, इसको चौथे नियम का एक अपवाद इसको कहा जा सकता है। इसी तरीके से बताइए, आप ही बताइए क्या होगा? अंतः धन करण, बनाइए क्या होगा, ठीक है, अंतः धन पुर, तो आप बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? अंतर करण, ये क्या हो जाएगा? अंतर पुर, ठीक है, बोलिए हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन क्यों होगा भाई? अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम बोलते जाए तो आप, अरे कहाँ गया, ऐसा नहीं है। देखिए क्या ये रूल फॉलो कर रहा है? अब आप यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने बोल दिया कि पुनः और अंतः के साथ जो भी हमने बताया, तो ये क्या हो गया? आधा र हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या ये बाकी चीज़ें फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें देखिए अंतः तो है, बट क्या ये घोष है? नहीं है। क्या ये घोष है? नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होगा। यही चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है कि सिर्फ आपको अंतः और पुनः का ध्यान नहीं देना है, ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये आपका घोष वर्ण नहीं है क, क्योंकि का क्या है? पहले दूसरे में आता है, ये अघोष है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसका कैसे बनता है? इसका अंतः करण बनता है, सीधा सीधा। इसका क्या बनेगा? अंतः पुर बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको यहाँ किया कि आप ये नहीं कि सिर्फ पुनः और अंतः ही देखिए, ठीक है, वो पहले रूल के साथ ही आपको वहाँ मिक्स करके देखना है। ये हो गया। अब पांचवें नियम की ओर चलते हैं। देखिए फिफ्थ नियम विसर्ग का, ज़्यादा नहीं है इसमें रूल्स। विसर्ग का पांचवा नियम। अब विसर्ग का पांचवा नियम क्या कहता है, तो देखते हैं क्या कहता है विसर्ग का पांचवा नियम। ये कहता है कि कहीं पर विसर्ग हो, ठीक है, इसके पहले क्या हो? स्वर हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है? स्वर हो लेकिन उसमें छोटा अ और बड़ा अ न हो, ठीक है। क्या हो? छोटा और बड़ा आ नहीं होना चाहिए, छोटा और बड़ा आ नहीं हो, ठीक है। और क्या हो? स्वर हो, स्वर में सारे स्वर हो। अच्छा बताइए कितने स्वर होते हैं? 11। याद है या भूल गए? व्यंजन कितने होते हैं टोटल? 33। लेकिन पूरी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा। अच्छा चलिए इस नियम के बारे में चलते हैं। कोई भी स्वर हो, बस छोटा बड़ा ना हो, विसर्ग हो, और क्या हो? इसके साथ आ उ, बड़ा उ, ठीक है, और तीसरा चौथा पांचवा बोल दीजिए या घोष बोल दीजिए, ठीक है, और य र ल व, इसको चाहे तीसरा चौथा पांचवा लिखिए चाहे घोष लिख दीजिए,
क्योंकि ये घोष के नियम के ही अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा हो तब क्या होगा, जो आपका विसर्ग है वो आधारा में बदल जाएगा। यही आपका विसर्ग का 5वां नियम है। ठीक है, समझ गए? ये आपका विसर्ग का 5वां नियम कहता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, निह धन धन, बताइए क्या हो जाएगा? निर्धन। ठीक है, अब बताइए, दुह धन भाग्य, बनाइए। निह धन आशा, निह धन जर। बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। इसका क्या हो जाएगा? निराशा। अब बोलेंगे इसमें ऊपर वाला क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ अ था, छोटा और अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा निर्जर। और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, बही धन मुख, क्या हो जाएगा? अब तो बना लेंगे आप, बहिर्मुख। ठीक है, एक ये आता है आशी, काफ़ी बार आया हुआ है, आशी धनवाद। ये वर्तनी शुद्धि में इनके ज़्यादातर आ जाते हैं क्योंकि लोग उसमें गलती कर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ठीक है, कई लोग आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, मत लिखिए, गलत होगा। वर्तनी शुद्धि में ये क्या आएगा? गलत आएगा। आपका सही क्या है? ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका विसर्ग का 5वां नियम। यहाँ तक आपको समझ आ गया है? अब छोटे से दो, मतलब देखिए, अभी हम आपको लास्ट में इसका एक ओवरऑल समरी देंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं 6वें नियम की ओर, 6th नियम। ठीक है, 6वां नियम। 6वां नियम कहता क्या है? देखिए क्या कहता है, बहुत आसान है। 6वां नियम ये कहता है कि विसर्ग हो और क्या हो? विसर्ग के बाद र हो। ठीक है, विसर्ग हो और विसर्ग के बाद र हो, तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में विसर्ग बेचारा अपने आप गायब हो जाएगा, और जो भी इधर साइड में विसर्ग के पहले जो भी मात्रा लगी होगी, अगर वो लघु है, मतलब छोटा है, तो वो दीर्घ में हो जाएगा। मतलब छोटी ई जो है वो बड़ी ई में हो जाएगी। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में हो जाएगा। इस तरीके से लघु जो भी मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाएगी। बस यही इतना नियम है 6वें का। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर र आया तो ये नियम तुरंत लग जाएगा। 6वां नियम। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, निह धन रोग, बताइए विसर्ग के बाद क्या आ गया? र आ गया, और इधर क्या है? छोटी की मात्रा लगी है, तो आप क्या कर देंगे इसको? नी रोग। ये तत्सम है, याद रखिएगा, क्योंकि तद्भव क्या होता है? तद्भव ये होता है कि हिंदी भाषा में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सुधार कर लिया गया है। तो आप लोग अगर ध्यान हो तो आप लोग क्या बोलते हो? निरोग ही बोलते हो, लेकिन उसका शुद्धतम रूप क्या है? निरोग। अब बनाइए इसका, निह धन रस। ठीक है, निह धन रज बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा? नीरस। ये क्या हो जाएगा? नीरज। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका विसर्ग का 6वां नियम यहाँ कंप्लीट होता है। और अब है एक लास्ट नियम विसर्ग का, विसर्ग का 7वां नियम, 7th है, 7वां नियम। देखिए 7वां नियम क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। 7वां नियम का इतना ही कहना है कि जब भी, एक्चुअली 7वें नियम में होता क्या है, ये जो आपका विसर्ग है वो आधा सा में बदल जाता है। लेकिन कब बदलता है? कि आपका विसर्ग के साथ नमः हो, ठीक है, पुरः हो या भा हो, ऐसे केसेस में जो आपका ये विसर्ग है वो स में बदल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल है जैसे नमः धन कार, क्या हो गया? नमः आ गया ना। अब आपको बाकी आगे कुछ नहीं देखना है, आप क्या करेंगे? विसर्ग को आधा सा में बदल देंगे, नमस्कार। इसी तरीके से जैसे भाह दनकर, क्या हो जाएगा? भास्कर। इसी तरीके से पुरः धन कार, क्या हो जाएगा? पुरस्कार।
ठीक है, तो ये आपके 7 नियम हैं, समझ गए आप। अब हम एक बार थोड़ा सा समरी कर देते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो देखिए, हमने 7 नियम बताए। पहला नियम, पहले के जो 3 नियम हैं और बाद के जो 2 नियम हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला 3 नियम है ये क्या है, ये अघोष का नियम हमने बोला है। क्यों बोला है, जल्दी से देख लेते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक है। और क्या हमने बताया था, रिकॉल करिए तुरंत। च छ के साथ कौन सा श आएगा, ये। ट ठ के साथ ये और ये, और बाकी जो बचे उसमें खटकोण वाले श। ये शॉर्ट में याद करने का तरीका हो गया। ये दोनों के साथ क्या आएगा, इन दोनों के साथ घोष आएगा। अच्छा, घोष आ गया। घोष में क्या होता है, घोष में हमने क्या बताया कि भाई इतना होता है कि कहाँ गया, इस वाले में याद रखेंगे, एक मतलब एक में ओ बदल जाता है और एक में क्या बदल जाता है, बताइए। 5वें नियम में आपका क्या हो जाएगा, र। र को थोड़ा सा चलिए हम बताते हैं, ठीक है। 5वें नियम में आपका र हो जाएगा। 6वां नियम क्या कहता है, बताइए। 6वां नियम आपका इतना ही कहता है, एक सेकंड, ये कि ये है हमारा लुप्त। इसको भी आप चाहें तो र का नियम बोल सकते हैं या फिर लुप्त बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें विसर्ग गायब हो जाता है। 7वां नियम आपका सीधा सीधा स का नियम है। तो ऐसे ही आप छोटी छोटी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब आपकी संधि पूरी खत्म हो गई है। अब हम संधि विच्छेद, आपको रूल्स पता चल गए हैं तो आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। हम उस पर भी एक दिन प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।